ओशो। ये नाम सुनते ही लोगों के माइंड में इनकी एक अलग ही तरह की इमेज बन जाती है। कोई इन्हें मिस्टिक्स ऑफ इंडिया कहता है, कोई इन्हें बुद्ध और फिलोसोफर या प्रोफेसर कहता है। ज्यादातर मीडिया और पॉलिटिशियंस इन्हें सेक्स गुरु, विद्रोही, नास्तिक और ना जाने क्या क्या और किन किन नामों से जानते हैं, लेकिन फिर भी ओशो नाम ही काफी है। ओशो हमेशा से किसी न किसी वजह से अट्रैक्शन का कारण बने रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं ओशो के और उनकी लाइफ हिस्ट्री से जुड़ी कुछ कॉम्प्लेक्स इवेंट्स, मोमेंट्स और इंसिडेंट्स के बारे में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, क्या इंसानियत का भी एक डार्क साइड है जो दिखाते कुछ और होते कुछ और है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 अपनी नाना नानी के घर में भोपाल कुचवाड़ा नाम के एक विलेज में हुआ। उनके बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था, लेकिन बाद में उन्हें आचार्य रजनीश और ओशो के नाम से भी जाना जाने लगा। जब ओशो का जन्म हुआ तो वो 3 दिन तक ना तो रोए ना हंसे, वो शून्य में रहे। ऐसा कहा जाता है कि जब 3 दिन बाद उन्हें निलाया गया तब वो रोना स्टार्ट किए। बल्कि उन्होंने अपने एक प्रवचन के दौरान उन्होंने ये बोला कि जब वो पिछले जन्म में एक संकल्प को धारण किए हुए थे और उस समय पर उनकी मृत्यु हो गई। जब वो इस नए जन्म में आए तो उन्होंने अपने पिछले जन्म का जो संकल्प है वो उन्होंने पूरा किया। ओशो अपने विद्यालय के सबसे बुद्धिमान और निडर स्टूडेंट थे, जो हर चीजों को गहराई से जानने के लिए सदा ही इच्छुक रहते थे। और एक दिन उनकी आदत उनके साथी मित्र पर बहुत भारी पड़ गई। जब वो एक नदी में अपने मित्र के साथ नहा रहे थे तो ओशो ने अपने ही साथी मित्र को डुबाने की कोशिश की और बाद में जब दोनों के बीच में तर्क और वितर्क हुआ तो ओशो ने कहा, मैं देखना चाहता था कि मृत्यु क्या होती है, कैसे आती है, कैसे दिखती है। सोचो अगर आपका मित्र आपके साथ ऐसा करे तो। कहा जाता है उनकी कुंडली योग में 21 साल तक हर 7 साल पर उनकी मृत्यु का दोष था, जिसके चलते ओशो मंदिर में जाकर लगातार 7 दिन तक अपनी मृत्यु का इंतजार करते थे। और एक बार तो एक जहरीला सांप उनके पास से निकल गया बिना उनको चोट पहुंचाए। लेकिन सांप अक्सर पहले हमला नहीं करते जब तक उन्हें सामने से कोई खतरा महसूस न हो। और इसी तरह से ये मृत्यु दोष वाली थ्योरी गलत साबित रही और शायद ओशो ने उसको बहुत सीरियसली भी लिया। तभी उनके प्रवचनों में आप पुरानी मान्यताओं के खिलाफ विद्रोह देख सकते हैं। ओशो कई बार अपनी पूरी रात अकेले शमशान में जाकर बिताया करते थे ताकि वो मृत्यु को करीब से जान सकें। ओशो बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के इंसान भी थे। उन्हें एक बार जिद की कि उन्हें स्कूल हाथी पर बैठकर जाना है। इसी जिद के चलते बाद में ऐसा हुआ भी। तब से उस विद्यालय के गेट का नाम हाथी द्वार पड़ गया। अपनी यंग एज में ज्ञान पाने के लिए ओशो मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा के साथ वक्त गुजारा करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों बाबा ओशो के पैर छूते थे। इससे पता चलता है कि वो बाबा अहंकारी तो कतई नहीं रहे होंगे, जो आजकल के ज्यादातर हर धर्म के ठेकेदारों में ईगो कूट कूट के भरी हुई है, जो चाहते ही हैं कि लोग आए और झुक जाएं, गिर जाएं उनके पैरों में। कहते हैं ओशो के जीवन की सबसे दुखद 2 घटनाएं रही, जिसके चलते ओशो का जीवन काफी हद तक बदल गया। जब उनके नाना की मृत्यु हुई और दूसरी जब उनके एक महिला मित्र की मृत्यु हुई। ये दोनों ही उनके लिए बहुत करीबी थे। जब वो 21 साल के हुए तो उन पर उनके घर वालों ने उनको शादी करने के लिए बहुत दबाव डाला। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े लोग थे उन्हों तक अप्रोच की गई कि ओशो को मना सके शादी करने के लिए, लेकिन ओशो कहाँ मानने वाले थे। उनके तर्क वितर्क के आगे किसी की नहीं चली। आखिर में सब हार मानकर बैठ गए। ऐसा माना जाता है कि 21 मार्च 1900 को जबलपुर के भंवरलाल गार्डन में एक पेड़ के नीचे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति हुई, यानी इनलाइटमेंट हो गए। उस टाइम ओशो कुल 18 साल के थे। ओशो पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे। वो एक दिन में 3-3 किताबें पढ़ लिया करते थे। उन्हें जर्मनी और भारतीय दर्शन की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। ओशो शुरू से ही खुले विचार और निष्पक्ष और सीधा जवाब देने वाले व्यक्ति थे, जो जरा भी संदेह नहीं रखते थे। जो उन्हें जानना होता था पूरा जानने की कोशिश करते थे और अपने ज्ञान के बल पर अपने प्रोफेसर का सामना करते थे और उन्हें प्रश्न पूछा करते थे, जिनका जवाब देने की बजाय उन्हें अक्सर यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाता था। आप सोच सकते हैं क्या हालत हो जाती होगी उन प्रोफेसर्स की और उन लोगों की जिनसे वो सवाल जवाब किया करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद ओशो यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे और फाइनल एग्जाम में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। ओशो ने ऐसे लेक्चरर 1957 में रायपुर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। वहाँ के को चांसलर ने ओशो का ट्रांसफर जबलपुर यूनिवर्सिटी में ये कहकर करा दिया कि वो स्टूडेंट के लिए अपने विचार की वजह से खतरनाक साबित हो सकते हैं। जबलपुर यूनिवर्सिटी में ओशो दर्शन शास्त्र के लेक्चरर रहे, जिसके बाद ओशो ने इसी के साथ पूरा भारत भ्रमण कर अपने विचार प्रकट किए और ज्यादातर स्पीच में उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद को क्रिटिसाइज किया और उन पर अपनी राय दी, जिसमें से एक, इंडिया वॉज नॉट रेडी फॉर सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, इट कुड बी इवॉल्व ओनली व्हेन कैपिटलिज्म हैड रीच्ड इट्स मैच्योरिटी। मतलब अभी हमारा भारत देश समाजवाद के लिए तैयार नहीं है और यहाँ समाजवाद, साम्यवाद और अराजकतावाद के लिए तभी विकसित हो सकता है जब
हर एक आदमी अपनी अमीरी की चरम सीमा तक पहुंच जाए, क्योंकि जो भोगी होता है वो ही असली त्यागी बन सकता है। जिसने कुछ भोगा ही नहीं, जिसके सर के नीचे छत नहीं और खाने को कुछ नहीं और करने को कुछ नहीं, उससे आप समाजवाद और अराजकतावाद और त्याग या मोक्ष की बात करें तो ये उसके अपमान करने के बराबर होगा। भारत अपनी पुरानी मान्यताएं और पकड़ में इतना उलझा रहा कि वो विज्ञान को जन्म नहीं दे सका। जबकि आज हमारी मुश्किलें नई हैं, लेकिन उसका समाधान हम पुराने ढंग से खोजते हैं। जब भी मुश्किलें नई हैं तो उसके समाधान भी नए ही होने चाहिए। उसने लोगों को अध्यात्म का एक अलग ही तरीका सिखाया जो ना कभी पहले किसी ने सोचा न किया। ओशो के बोलने और अपनी बात रखने का तरीका काफी आकर्षक था, जिसमें थोड़ी हंसी मजाक भी रहता था, इसलिए वो लोगों के दिल में कुछ ज्यादा ही उतर गए। ओशो ने हर धर्म की पुरानी मान्यताएं, रूढ़िवादी विचारधारा और कट्टरपंथियों पर गहरे प्रहार किए और अध्यात्म का एक न्यू ईरा शुरू किया, जिसमें से एक ये है कि जरूरी नहीं कि संन्यास घर-बार त्याग कर ही लिया जाए। आप समाज और परिवार में रहकर भी संन्यास ले सकते हैं। जो जिंदगी की भागदौड़ से भागकर पहाड़ों में चले जाते हैं वो सन्यासी नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले भगोड़े होते हैं। ओशो ने अपने कई इंटरव्यू में कहा कि वो अमीरों के गुरु हैं, गरीबों की चिंता के लिए बहुत गुरु हैं, मुझे अमीरों के लिए सोचना है। ओशो के और ऐसे कई सारे कंट्रोवर्शियल लेक्चर एंड बुक्स रही, जिसमें से एक संभोग से समाधि ने उन्हें उनकी कंट्रोवर्शियल की चरम सीमा पर पहुंचा दिया, जिसके बाद उन्हें सेक्स गुरु भी कहा जाने लगा। लेकिन इसी के साथ साथ उनके इस खुले विचार को समर्थन भी मिला। कुछ भारत के बड़े बिजनेसमैन और बड़े पूंजीपतियों ने उनका समर्थन किया और काफी हद तक उनकी फैन फॉलोइंग वेस्टर्न कंट्री तक पहुंच गई और मौजूदा सरकार के सरकार दर्द भी बन गए, जिसके बाद मौजूदा सरकार ने उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और नहा धो के उनके पीछे पड़ गए। ओशो पर जानलेवा हमले भी हुए, जिसमें वो बाल बाल मरते मरते बचे। उन पर कई केस किए गए, कई आरोप लगाए गए, लेकिन इन सब के बावजूद ओशो अपना कर्ता से पीछे नहीं हटे। 1964 में ओशो के प्रवचनों को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया और बुक्स प्रिंट की गई। इसके बाद ओशो ने अगले 15 साल तक ऑलमोस्ट डेली 90 मिनट तक के हिंदी और इंग्लिश में प्रवचन दिए, जिससे उनकी एशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज में डिवोटीज की संख्या काफी बढ़ने लगी। ओशो ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जैसे धर्मों पर प्रवचन दिए और यीशु, नानक, मीरा, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, रविंद्रनाथ टैगोर, लाओ त्से, दादो जैसे कई महापुरुषों के रहस्यों पर प्रवचन दिए। 1969 में ओशो के नाम का फर्स्ट फाउंडेशन मुंबई में बना, जिसके बाद सरकार के कहासुनी के चलते वो उन्हें पुणे शिफ्ट करना पड़ा, जिसे आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। ओशो 1981 से 1985 तक अमेरिका में रहे, जहां उनके डिवोटीज ने उनके लिए वॉस्को काउंटी ओरेगांव में 64,290 एकर्स की खाली पड़ी पुरानी रूरल प्रॉपर्टी खरीद डाली और मात्र 3 साल में उस खाली पड़े मडी एरिया को उनके डिवोटीज ने एक मेट्रो सिटी में कन्वर्ट कर दिया। उसमें वो हर चीज थी जो एक विकसित सिटी में होती है, जैसे खुद का फायर स्टेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक सेवेज रिक्लेमेशन प्लांट जो गंदे पानी को फिर से शुद्ध करता है और बाद में यूज हो सके, वाटर रिस्टोरेशन सिस्टम जिसमें पानी जमा किया जा सके, रेस्टोरेंट, मॉल, थिएटर से लेकर खुद का पोस्ट ऑफिस विद जिप कोड 97741, यहाँ तक कि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा एयरपोर्ट, ये सब मिलाकर बना एक शहर जिसका नाम दिया गया रजनीशपुरम, जिसमें लगभग 7,000 के आसपास लोगों की रहने की व्यवस्था की गई। लेकिन कुछ मीडिया एंड रिसर्चर्सों का मानना है कि रहने वालों की संख्या इससे बहुत ही ज्यादा थी। ओशो शुरू से ही रॉयल पर्सनैलिटी रखने वाले शख्स थे, जिस वजह से उनके चाहने वालों ने उनके लिए 90 रोल्स रॉयल खरीद डाली, जिसमें वो शान से चलते थे। लेकिन अमेरिका में ओशो मूवमेंट और उनके दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ते डिवोटीज को देखकर वहाँ की सरकार के पसीने छूट गए और हरकत में आ गई। उस टाइम पूरे यूनाइटेड स्टेट का अट्रैक्शन पॉइंट रजनीशपुरम बना हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मौजूदा सरकार और उनसे नफरत करने वालों ने उन्हें हर वो चीज का दोषी बना दिया जिससे किसी की छवि पूरी तरह से खराब की जा सके। कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कुछ मर्डर्स किए गए, फूड और सलाद में सैल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया पाया या कहें कि मिलाया गया, जिससे लोग बीमार होना शुरू कर दिए। फूड पॉइजनिंग के लिए ये बैक्टीरिया भी जिम्मेदार रहता है। इन सभी इंसिडेंटों का क्रेडिट ओशो और उनके मूवमेंट को दिया गया और बिना किसी सबूत उन्हें वहाँ की न्यायपालिका द्वारा जेल कर दिया गया। लेकिन उनके चाहने वालों की संख्या इतनी थी कि वो ज्यादा दिन ओशो को हिरासत में नहीं रख सके और यहाँ तक कि उनके ऊपर एक इल्जाम साबित नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, जब ओशो अमेरिका की जुडिशियल कस्टडी में थे तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका बहुत भारी नुकसान आज हमारे सामने है और शायद आज वो जिंदा होते और उनके प्रवचन हम रिकॉर्डिंग से नहीं लाइव सुन रहे होते। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि अमेरिका में जब वो जेल में थे तो उन्हें रोज हेलियम नाम का जहर, जिसे स्लो पोजिशन के नाम से जाना जाता है, ये उनके खाने में
मिलाकर दिया जाने लगा, जिस कारण शरीर धीरे धीरे मौत के नजदीक जाता रहता है और उनकी तबीयत अजीबोगरीब ढंग से बिगड़ने लगी। अमेरिका की इस घिनौनी हरकत पे उन्होंने कहा कि ऐसी ही हरकतें मनुष्य को इतिहास में अमर कर जाती हैं। और दोस्तों ठीक ऐसा हुआ भी। आज आप देख ही सकते हो उनके प्रशंसक दिन 4 गुने और रात 8 गुने बढ़ रहे हैं। वैसे उन्होंने वर्ल्ड एक्सप्लोर किया, कई देश में जाकर प्रवचन दिए, कई टॉपिक्स, मान्यताओं और थ्योरीज पर अपने विचार प्रकट किए, जिसके कारण उनके प्रशंसक और दुश्मन दोनों ही काफी बढ़ गए। अमेरिका समेत कई देशों ने उनके मूवमेंट को बैन किया, जिसके बाद ओशो पुणे लौट आए और यही लोगों को प्रवचन दिए। और दोस्तों फिर आती है वो फाइनल डेस्टिनेशन जो सबकी आनी ही है, या तो वो एक्सपेक्टेड होती है या अनएक्सपेक्टेड। महज 58 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1990 में उनका एक अनआइडेंटिफाइड सिचुएशन में देहांत हो जाता है, या कहें वो समाधि ले लेते हैं। आश्रम वाले और उनके डॉक्टर का तो यही कहना है, लेकिन आज भी उनकी मौत कंट्रोवर्सी का कारण बन रही है। आप में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो समाधि थी या किसी की सोची समझी साजिश। और ऐसी बहुत सी थ्योरी और कहानी आपको मीडिया और इंटरनेट पर मिल जाएंगी। और शायद ओशो से रिलेटेड एक फेमस स्लोगन आपने सुना ही होगा, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाई, ही जस्ट अराइव। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ओशो ने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी। मीन्स कैलकुलेशन करें तो जन्म के दिन से लेकर उनकी मृत्यु तक हर दिन 4 किताबें। और अगर हम उनके बचपन वाले दिनों को हटा दें तो आंकड़ा लगभग इम्पॉसिबल सा लगेगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ना तो बड़े होकर ही सीखा होगा। ओशो ने लगभग 698 बुक्स लिखी, जिसमें से कुछ ही पब्लिश हुई। ओशो ने सन 1964 से लेकर 1990 तक कई इंटरव्यूज दिए और सिर्फ भारत की 100 से ज्यादा लोकेशंस पर उनके सत्संग को रिकॉर्ड किया गया। हिंदी और इंग्लिश मिलाकर लगभग 5000 से ज्यादा प्रवचन दिए। ओशो जब जिंदा थे तब उनके विद्रोही ज्यादा थे और समर्थक कम। आज वो हमारे बीच नहीं है, अब उनके चाहने वाले और समर्थक ज्यादा हैं और विद्रोही बहुत कम। इवन मैंने खुद नोटिस किया है, और शायद आपने भी किया ही होगा, कि कई मोटिवेशनल स्पीकर्स, प्रेजेंट गुरुज उनकी ही थ्योरी को अपने तरीके से मॉडिफाइड करके स्पीच देते हैं बिना ओशो को क्रेडिट दिए। शायद डर लगता होगा कि खुलेआम ओशो को क्रेडिट देना या समर्थन देना उनकी इमेज पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। अजीब बात है ना, अच्छे काम के लिए भी एक डर के साथ उन्हें जीना पड़ रहा है, या फिर कहें तो बोलना पड़ रहा है। दोस्तों मैंने काफी कोशिश की है कि ओशो और उनकी लाइफ हिस्ट्री के कुछ मोटे और जरूरी इंसिडेंट्स और इवेंट्स बताऊं, लेकिन काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझसे मिस हो गए होंगे। ऐसे तो उनके बारे में इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि अगर आपको बताने लगा तो शायद ही मैं कभी इसे पूरे तरीके से डिस्क्राइब कर पाऊं। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, अब इसे यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही मैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं तो आपको पता चल जाए। इवन कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से थैंक्स। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।